आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक एंट्री लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों और प्रिय साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक एंट्री ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से एंट्री लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिशियल है। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी स्टेट एग्जाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाई जाती है। आप चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में अगर बात करें स्पोकन इंग्लिश अगर आप करना चाह रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत ही एक अल्टीमेट और बहुत ही शानदार बेहतरीन टीम का एक मिश्रण वो केवल और केवल आपको मिलेगा एंट्री ऐप पर। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर, इन सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास एक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ईवीएस पेपर जो फर्स्ट आपका है 2018 के पेपर की अपन चर्चा करेंगे। ईवीएस के जो भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन था, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, अपन हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इजी वे में अपन चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण को एक शुद्ध रखो, शांत रखो, मन में देखो क्या एक चहलकदमी चल रही है, पर्यावरण में ही भाई सब कुछ है, तो विषय कर हरियाली का भी ध्यान रखो। अब चर्चा करते हैं अपना पर्यावरण का, अपना समावेश का, बच्चों का समावेश का, सब कुछ उसी में जो होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश से कुतुब शाही द्वारा हैदराबाद में जो है, हैदराबाद कुतुब शाही द्वारा, काकतीय वंश। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 15 गुणा 3। ये तो बड़ा सिंपल था यार, 45 ग्राम द्रव्यमान पूछा गया आपसे, तो बड़ा सिंपल था यार, बहुत आसान से, कोई विशेष वजह नहीं है। ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार, ये तीनों सदिश राशियां होती है। कैसी राशियां होती है? सदिश। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। अरे गुजर नहीं सकती, अपारदर्शी, अपारदर्शी, गुजर नहीं सकती। ठीक बात है, समझे इस चीज को? अरे भाई पारभासी है, पारदर्शी है, उत्तल है, इन सब से प्रकाश किरण गुजर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जी, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? ध्यान देना, भार, पृथ्वी पर भार आपसे पूछा गया कि पृथ्वी पर भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg। अब देखो ध्यान देना, पृथ्वी पर भार, बाहर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। बाहर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल। अरे पढ़ा है इसको, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल। अब देखो यार, आपके पास दे रखा है द्रव्यमान 10 kg गुणा गुरुत्वीय बल, जी का मान पता है भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 गुणा 9.8, ये कितना हो गया भैया? 98, 98 न्यूटन बोल दो इसको। अरे भैया 98 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 98 न्यूटन, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सुन लो मेरी बात को, ये तो पृथ्वी की सतह पर भार है। सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये तो पृथ्वी की सतह पर भार है। आपसे ये भी पूछ सकता था चंद्रमा पर भार। सारे ये एग्जाम के ऑप्शन है, सारे ऑप्शन गलत है, ये सबको बोनस था, है ना। चंद्रमा पर भार, मेरी बात को गौर करना, चंद्रमा पर भार, भार का मतलब द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल 9.8। लेकिन एक चीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी मेरे विचार से, किसी व्यक्ति का जितना वजन पृथ्वी पे होता है, चंद्रमा पे वजन कितना हो जाता है? 1/6। ठीक है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी 98/6, यानी 49/3। ठीक है भाई, एग्जाम में सारे ऑप्शन यहाँ लोगों के, कोई खास बात नहीं।
आज एक विले का विघटन दर किस पे, तापमान पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है। आगे मैं बात लूं, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, यानी कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? समूह में चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, अब कौन सा प्रासंगिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वे पीड़ित थे। अरे बच्चे समझा देंगे इस चीज को भाई, छोटे बच्चे हैं यार, ये इनका प्रासंगिक नहीं है। उससे समुदाय को उन बीमारियों में कैसे मदद है? बच्चों को नॉलेज ही नहीं है यार, समझ रहे मेरी बात को। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समस्या का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग के, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? उसमें अन्वेषण किया है, पूरी खोज की है। अब अधिकतर क्या कहते हैं, अनुभव सुनाए, ले लो जी अनुभवात्मक। अरे भैया उसने पूरी खोज की है, अन्वेषण किया है, ठीक है, अन्वेषण दृष्टिकोण, समझे मेरी बात को। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? ढंग से बढ़ेगा। अधिकतर बच्चे वैश्विक पर्यावरण मुद्दों चिंता को पढ़ नहीं भैया, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाओगे तो ही बाहर का ज्ञान मिलेगा भैया। बाहर के जीवन से जोड़ रहे हैं तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्य चर्चा से नहीं, पाठ्य पुस्तकों से जरा बाहर निकलो, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगली मैं बात करूं, कक्षा 3 के छात्रों को रम्मा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? रम्मा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया गया है। परिवार की परिभाषा गलत है, जी नहीं, यहां बोला जा रहा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेश नहीं है। क्या नहीं सोचते आप इसके बारे में? क्या नहीं सोचते? ऐसा कुछ याद, कुछ मिसप्रिंट है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अरे भाई एकल परिवार का गठन कर रहे हैं, समझो। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में गतिविधियां हैं? ईवीएस कक्षा में प्यारे बच्चों फील्ड का भ्रमण करना होता है। ईवीएस कक्षा में पर्यावरणीय फील्ड का भ्रमण करना। उपयोग से भी गलत होगा भैया, पहले बता दूं मैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ एक ही करता है, समावेशी है, विषयगत है, उपयोग से भी होता है, नो डाउट। ईवीएस एक पाठ्य पुस्तकों में सपेरों का एक अध्याय। इसका उद्देश्य है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है? मेरे प्यारे बच्चों ये केवल उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, केवल उन बच्चों के लिए मिड डे मील जो खाली पेट आते हैं। यहाँ एक अच्छा शिक्षण अधिगम का कोई तात्पर्य नहीं है यार। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाने का मतलब है स्कूल बैग का वजन कम किया। अभी रिसेंट में आपने इन चीज़ों को बहुत पढ़ा होगा, स्कूलों के बैग को वजन कम किया है, बोझ के बिना सिखाना, प्रैक्टिकली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, बीती चित्र के माध्यम से, ठीक है। ईवीएस एक कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है?
सहयोग के मूल्यों को लागू करने, समूह में सीखने का मतलब है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में और सीखने में यह सक्षम बनाता है। बाला का पूर्ण रूप क्या है? बाला का पूर्ण रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, न कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल एज लर्निंग एड। बाला, ब्रेल एज लर्निंग एड। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। विचार, वैकल्पिक ढांचे का मतलब ये होता है महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये है वैज्ञानिक नहीं, अरे ये रूढ़िवादी है, रूढ़ियों से आ रहा है, कोई अंधविश्वास नहीं, मिथक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं है, ये एक धारणा है, रूढ़िवादी धारणा है, इसको बना रखा है, ठीक है। भारत के बिहार में, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार पूर्व में होता है, जैसे मान लो ये यहाँ बिहार है, बिहार पूर्व में के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ये आएगा इस साइड में, इस साइड में जम्मू कश्मीर, बिहार ये है, तो गोवा इस साइड में आ गया, तो कौन सा हो गया भैया? ये हो गया आपके पास उत्तर पश्चिम। भाई ये उत्तर है, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, राइट आंसर बी होगा भैया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी है? सबसे धीमी तब होती है जब सतह और तापमान दोनों में कमी हो जाती है, तो धीमी होती है यार। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए देखो, स्थान, दूरी और दिशाओं के लिए चित्रण कौशल जो है, चित्रण कौशल, ग्राफिक नहीं, स्थानों के लिए, दिशाओं के लिए चित्रण कौशल, जी जी जी। किस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनपीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जाने के पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ये एनसीएफ 2005, ये तो पता है सबको, एनसीएफ 2005। ठीक। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तरी पूर्वी, जो आसाम साइड का जो एरिया है ना, आसाम साइड का जो एरिया है, वहां पे स्थानांतरित खेती है, जिसको अपन बोलते हैं झूम कृषि, जिसको क्या बोलते हैं? झूम कृषि, जिसको अपन बोलते हैं झूम कृषि, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, आसाम की साइड में, जी जी। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पानी या हवा, ये पानी या हवा को दूषित नहीं करता है जी। जल विद्युतीय सुविधाओं में बड़े बड़े बांध सौदे से लोगों को अपनी नदी के जोड़ने लगे। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन करते हैं, बिल्कुल गलत, अभी बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयोग सभी, अरे सारी हैं ग्रीन हाउस तो यार। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान, ये मैं बताऊं, ये ठंडा रेगिस्तान भैया, लद्दाख की बात हो रही है, लद्दाख की। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली है, अरे बहुत कम होती है, हवा बहुत कम होती है, ये लद्दाख की बात चल रही है, ठीक है। ताजमहल का पिन सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं अम्ल वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जैसे वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा के रूप में, अम्ल वर्षा है अम्लीय वर्षा के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, ये था ईवीएस 2018 का। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे ईवीएस 2017-19 सारे पेपर। अगर आपने पिछले 10 सालों के ईवीएस के पेपर देख लिए, 100% गारंटी है, मान के चलेगा आपके सारे चीज़ें मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूरे हो पाएंगी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।